हेलो एवरीवन। तो आइए हम लोग जो लास्ट क्लास में हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पढ़ा था, तो उसके डायग्राम को देखते हैं जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इस डायग्राम को समझते हैं और एग्जाम में इस डायग्राम से सवाल कैसे आते हैं हम उसकी बात करते हैं। ये जो आप फिगर देख रहे हैं ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फिगर है जो कि आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है। क्लियर? तो ये एनसीईआरटी में दिया गया डायग्राम है। अब देखिए देखिए ये जो अंदर देख पा रहे हैं, ये जो गोल गोल देख पा रहे हैं ना आप, ये जो देख रहे हैं गोल गोल, ये आपके पास है प्रोटीन लेयर। एक ऊपर प्रोटीन लेयर देख रहे हैं, दूसरा लेयर कहाँ देख रहे हैं? प्रोटीन लेयर नीचे देख रहे हैं। ठीक है। और ये जो अंदर में से लाइन लाइन दिख रहा है ये आपके पास है फोस्फोलिपिड लेयर। कौन सा लेयर है अच्छे लोगों? फोस्फोलिपिड लेयर। फोस्फोलिपिड लेयर। ठीक है। और ये प्रोटीन लेयर, फोस्फोलिपिड लेयर। दूसरी बात देखिए, ये जो ना फोस्फोबाइल लेयर भी दिखा के रखा है। कौन सा? एक तो ये वाला लेयर और दूसरा ये वाला लेयर जो कि अंदर पे है, इसको क्या बोल देंगे हम लोग? फोस्फोलिपिड लेयर। आगे देखिए, तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला जो प्रोटीन देख रहे हैं ये पेरीफेरी प्रोटीन है जो आउटसाइड पाया जाता है, जो मैंने पिछले क्लास में आपको समझाया भी था। और ये जो देख पा रहे हैं ये आपका शुगर है। अब एग्जामिनर क्या करता है कि इस सब पे ना, इस सबको हटा करके यहाँ पे लिख दिया ए, यहाँ पे लिख दिया बी, और आपके पास यहाँ पे लिख दिया सी, मान लेते हैं यहाँ पे लिख दिया आपके पास डी। अब ना ये आपको पहचानने दे देगा कि ए में क्या होगा, बी में क्या होगा। तो आप इस चीज को ध्यान में रख करके सारे क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। आज तो ये समझिए, ये दो तरह के प्रोटीन, एक प्रोटीन जो बाहर की तरफ पाया था इसको पेरिफेरी प्रोटीन कहा था, और इंटीग्रेटेड प्रोटीन जो अंदर की तरफ होता है इसको हम बाहर निकाल नहीं सकते, एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। ये मैंने बात पिछले क्लास में ही की थी। क्लियर? तो ये आपका जो मेम्ब्रेन देख रहे हैं ये क्या है? आपका फ्लूइड मोजाइक मॉडल का मेम्ब्रेन है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए दिया गया था सिंगर एंड निकोल्सन के द्वारा 1972 में। ठीक है। तो ये फिगर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे। ये आपके एग्जाम में आते हैं, इन नामों को हटा करके ABCD लिख दिया जाता है, फिर आपको पहचानना होता है। ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मतलब अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, उस पर बात करेंगे हम लोग। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये आपका एनसीईआरटी का ही डायग्राम है ये सब। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा आज हम लोग पढ़ेंगे वो सेल के बारे में ही पढ़ना है। तो सेल को यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग एक बार। ये जो अपने पास सेल देख रहे हैं ये सेल कौन सा है अपने पास? अगर हम इस सेल को देखें तो ये जो सेल दिख रहा है, हमें इस सेल को पहचानना होगा। तो कैसे पहचानेंगे? क्या इसमें हमें सेल वाल दिखाई दे रहा है? सेल वाल नहीं दिखाई दे रहा, हमें सेल वाल कहीं नहीं दिखाई दे रहा हमें। एक तो पहली लाइन की हमें सेल वाल दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है। दूसरा चीज, इस फिगर में हमें वैक्यूल दिखाई दे रहा है क्या? वैक्यूल भी दिखाई नहीं दे रहा। तो मतलब इसमें वैक्यूल भी नहीं है। क्लियर? सेल वाल भी दिखाई नहीं दे रहा, वैक्यूल भी नहीं दिखाई दे रहा, और प्लास्टिड भी हमें दिखाई नहीं दे रहा। मतलब क्या है? ये कौन सा सेल की ये फिगर है? ये प्लास्टिड भी नहीं है इसमें मौजूद। तो मतलब ये सब किसमें नहीं होता है? ये सब एनिमल सेल में नहीं होता है। तो ये जो फिगर देख रहे हैं वो फिगर किसका है अपने पास? वो एनिमल सेल का है। सबसे पहली बात आप ये देखेंगे कि जो एनिमल सेल है उसमें आपको ना तो सेल वाल दिखाई देगा, ना वैक्यूल दिखाई देगा, ना तो प्लास्टिड दिखाई देगा। तो ये सेल किसका हो गया? ये एनिमल सेल हो गया। और देखिए एनिमल सेल के बाहर जो मेम्ब्रेन होता है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरी बात कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया आपको देखने को मिल जाएगा, इसमें आपको गोल्जी एपैरेटस देखने को मिल जाएगा। उसके बाद इसमें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये सब सारी चीजें देखने को मिल जाएगा। क्लियर है क्या? और सेंटर पे एक बहुत बड़ा सा न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। तो फिगर देख के हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्लांट सेल है या एनिमल सेल है? जिस भी सेल में सेल वाल नहीं होगा, वैक्यूल नहीं होगा, प्लास्टिड नहीं होगा, वो कौन सा सेल हो जाएगा आपका? वो आपका एनिमल सेल हो जाएगा। क्लियर है क्या? ये बात को आपको रखना है ख्याल, ये एनिमल सेल हो जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग कि इससे जो प्लांट सेल है वो कैसा दिखाई देगा। ये जो हम देख पा रहे हैं, ये जो अपने सामने जो फिगर आ रहा है ये है अपने पास, ये अपने पास है प्लांट सेल। कौन सा सेल है? ये प्लांट सेल। कैसे पता करेंगे ये प्लांट सेल है? तो सबसे पहले देखिए सेल वाल है कि नहीं है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये सेल वाल, मतलब सेल वाल यहाँ पे है। दूसरा चीज देखिए आप, वैक्यूल है कि नहीं? ये वैक्यूल दिखाई दे रहा है आपको, वैक्यूल भी है। और देखना है तो आप देख सकते हैं प्लास्टिड को, प्लास्टिड है कि नहीं? तो प्लास्टिड अभी हमें कहाँ है प्लास्टिड? चलिए, तो जिस भी सेल में सेल वाल दिखाई देगा आपको, सेल वाल जहाँ पे होगा, यहाँ पे सेल वाल है, यहाँ पे वैक्यूल है, और यहाँ पे प्लास्टिड है। मतलब क्या हो गया? यहाँ पे ये आपके पास हो गया एक प्लांट सेल। क्लियर? तो हम देख के ही पता कर सकते हैं कौन प्लांट सेल है, कौन एनिमल सेल है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो ये जो फ्लूइड देख रहे हैं ना, ये जो पानी देख रहे हैं, इसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। और जो न्यूक्लियस के अंदर जो वाटर, जो जेली लाइक फ्लूइड होता है, उसको हम लोग
न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। क्लियर? चलिए तो आप लोग आप अपने टॉपिक पे वापस आते हैं और देखते हैं अपना क्या पढ़ना है हम लोग को। आज हम लोग को पढ़ना है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में। चलिए तो आइए हम स्टार्ट करते हैं साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में। मान लेते हैं ये अपने पास कोई एक सेल है। क्या है? ये अपने पास एक सेल है, और सेल है तो सेल के सेंटर पे मान लेते हैं ये अपना एक न्यूक्लियस है, और ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखिए ये जो यहाँ से ये साइटोप्लाज्म से ले, ये जो यहाँ पे जो जेली लाइक फ्लूइड है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो फ्लूइड दिख रहा है हमें मिल रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है बच्चे लोगों? साइटोप्लाज्म का मतलब है कि ऐसा फ्लूइड जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में पाया जाए, इसको हम लोग बोल देंगे साइटोप्लाज्म। क्लियर? फ्लूइड प्रेजेंट इन बिटवीन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है ये बच्चे लोगों? फ्लूइड, जेली लाइक फ्लूइड, जेली लाइक फ्लूइड प्रेजेंट इन बिटवीन न्यूक्लियस एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। समझ पा रहे हैं बात को? कि एक ऐसा पानी, एक ऐसा जेली लाइक फ्लूइड जो कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस के बाहर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में, इसको हमने साइटोप्लाज्म कह दिया। और सारे केमिकल रिएक्शन साइटोप्लाज्म में ही होते हैं। चलिए अगर हम आपसे बात करूं, और तो ये जो आप अंदर की तरफ देख रहे हैं, ये जो पानी देख रहे हैं, ये जो येलोइश कलर का जो फ्लूइड, जेली लाइक फ्लूइड देख रहे हैं, इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। जो न्यूक्लियस के अंदर का जो पानी है या जेली लाइक फ्लूइड है, उसको क्या नाम देंगे हम लोग? न्यूक्लियोप्लाज्म। कहने का क्या मतलब हुआ कि फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, जेली लाइक फ्लूइड प्रेजेंट इन बिटवीन या इनसाइड द न्यूक्लियस। अगर इनसाइड द न्यूक्लियस जो पाया जाता है जो जेली लाइक फ्लूइड, उसको क्या बोल देंगे हम लोग? न्यूक्लियोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? देखो, प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है आपके पास प्रोटोप्लाज्म, बेसिक ऑफ लाइफ भी बोलते हैं, बेसिक ऑफ लाइफ भी बोलते हैं इसको, प्रोटोप्लाज्म को। और ये होता क्या है? ये होगा आपके पास साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म का मिक्स, दोनों को मिला के हम लोग बोल देंगे साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियोप्लाज्म को मिला के हम लोग बोल देंगे प्रोटोप्लाज्म। क्लियर है क्या? और प्रोटोप्लाज्म हर लिविंग सेल में देखने को मिलेगा। जो भी सेल लिविंग होगा उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? प्रोटोप्लाज्म देखने को मिलेगा। क्लियर? चलिए तो ये साइटोप्लाज्म की बात कर लिया मैंने, साइटोप्लाज्म की बात कर लिया। उसके बाद मैंने आपसे बात किया मैंने न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में। फिर इन दोनों को मिला के हमने क्या कहा? प्रोटोप्लाज्म। जो सेल के अंदर जो पानी है वो साइटोप्लाज्म, जो न्यूक्लियस के अंदर पानी है वो न्यूक्लियोप्लाज्म, और इन दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। और ये एक बेसिक यूनिट है लाइफ का, मतलब जो भी जिंदा है, जिंदे सेल में आपको प्रोटोप्लाज्म देखने को मिलता है, और फिर सेलुलर एक्टिविटीज आपको यही सब में देखने को मिल जाएगी। क्लियर? चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको सेल वॉल पढ़ा दिया, सेल मेम्ब्रेन पढ़ा दिया। अब हम लोग बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन के बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। जो नेक्स्ट ऑर्गेनल है जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हम इसकी बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। आइए तो हेडिंग लगाते हैं हम लोग। टॉपिक का नाम है अपने पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं ER, रेटिकुलम। शॉर्ट में बोल देंगे इसको हम लोग ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको शॉर्ट में बोल देंगे ER। ठीक है, शॉर्ट में बोल देंगे इसको ER। अब आगे सुनिए कि होता क्या है ये ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक बार NCERT में हम फिगर देख लेते हैं, फिर हमें पता चलेगा कि ये है क्या। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन। मैंने आपको पढ़ा दिया, फिगर बढ़ा दिया, ये सारा कुछ मैंने आपसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात कर ही लिए, सेल वॉल की बात कर लिए, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल क्या होता है इसकी बात कर लिया मैंने। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ आपके पास ये वाले फिगर की, जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो फिगर देख रहे हैं आप, ये जो फिगर देख रहे हैं, ये आपके पास क्या है बच्चे लोगों? ये आपके पास न्यूक्लियस है। ठीक है, देखो अब न्यूक्लियस से ना एक मेम्ब्रेन निकल रही है,
और ये मेम्ब्रेन देखिए कुछ इस तरह से, ये न्यूक्लियस से मेम्ब्रेन निकली इस तरह से, ये मेम्ब्रेन ऐसे ऐसे राउंड राउंड होते 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 ऐसे ऐसे घूमते घूमते यहाँ तक पहुंच गई। तो ये जो आप देख पा रहे हैं, ये वाला जो सेक्शन जो है आपके पास, ये जो सेक्शन देख पा रहे हैं, इसमें थोड़ा सा देखिए आप लोग गौर से कि क्या है कि इस जो टीनी लाइक जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है उसके ऊपर ना ये गोल 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 राउंडेड राउंडेड स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आपको। ये जो गोल गोल राउंडेड स्ट्रक्चर है ना, इसको राइबोसोम कहते हैं बच्चे लोगों। और ये राइबोसोम जहां पे होगा ये ना रफ अपीयरेंस देगा। मान लेते किसी धागे में मोती बंधा हो उस तरह का अपीयरेंस देगा, तो इसीलिए इसको ना हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे लोगों? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER कहेंगे किसको? ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें क्या अटैच हो? राइबोसोम, उसको कह देंगे हम लोग रफ ER। क्लियर? अब दूसरा देखिए, अब ये वाला सेक्शन देखिए, इस सेक्शन में आपको कहीं पे भी राइबोसोम दिखाई नहीं देगा। इस सेक्शन को कहेंगे हम लोग स्मूथ ER, मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कहने का क्या मतलब हुआ कि हमारे पास जो रेटिकुलम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो दो तरह के हैं। एक को हमने नाम दिया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहां पे क्या मौजूद होगा अपने पास? राइबोसोम मौजूद होगा। राइबोसोम हमको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है। और स्मूथ ER में क्या एब्सेंट हो जाएगा? यहाँ पे राइबोसोम आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर? यहाँ राइबोसोम आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो सुनिए, ये क्या है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से निकला है और साइटोप्लाज्म में फैला हुआ इस तरह का स्ट्रक्चर। और अगर हम इसको समझने की कोशिश करें और अच्छे डिटेल में, तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले ये आप देखिए कि ये जो मैंने फिगर दिखाया आपको इस तरह का, इसमें देखिए एक तो ये बाहर वाला स्ट्रक्चर, इसको एक्स्ट्रा ल्यूमिनर कहते हैं। और ये जो अंदर की तरफ जो साइटोप्लाज्म ना, जो अंदर की तरफ एरिया है, इसको ल्यूमिनल कहते हैं। ल्यूमिनल इनसाइड होगा और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल आपका बाहर हो जाएगा। एक्स्ट्रा ल्यूमिनल ये आपका बाहर हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें दो स्पेस है। एक स्पेस जो आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर है उसको हम लोग एक्स्ट्रा ल्यूमिनर कहते हैं, और जो अंदर है इसको क्या बोल देंगे हम लोग? ल्यूमिनर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या स्पेस कह देंगे। क्लियर? चलिए, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये होता क्या है? ये टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। ये टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो कि हमारे कहाँ पे होगा? न्यूक्लियस से निकलेगा और साइटोप्लाज्म में फैल जाएगा। ठीक है, टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्केटेड इन साइटोप्लाज्म। स्केटेड मतलब फैला हुआ, स्केटेड इन साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म में आपको फैला हुआ दिखाई देगा। क्लियर? चलिए, तो ये साइटोप्लाज्म में दिखाई देगा। दूसरी बात, ये जो अपने पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये दो स्पेस शो करता है। एक तो अंदर वाला स्पेस को हम लोग ल्यूमिनल बोलेंगे, और ट्यूब से बाहर जो साइटोप्लाज्म की तरफ है उसको हम लोग एक्स्ट्रा ल्यूमिनल बोलेंगे। क्लियर? चलिए, तो ये हमने बता दिया टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो कि साइटोप्लाज्म में फैला हुआ है। अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखें तो ये हमारे पास दो तरह के होंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रेटिकुलम ये हमारे पास कितने तरह के होंगे? दो तरह के होंगे। एक को बोलते हैं हम लोग स्मूथ, अभी मैंने एनसीईआरटी के फिगर से आपको समझाने की कोशिश की, स्मूथ। और दूसरा आपके पास जो होगा वो होगा रफ ER, एंडोप्लाज्मिक रफ ER। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? ER। चलिए सुनिए, देखिए, अगर मैं कहता हूं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होते हैं, एक को कहेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरे को बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब क्या होगा कि इसमें राइबोसोम एब्सेंट होगा। यहाँ राइबोसोम आपको दिखाई नहीं देगा, राइबोसोम यहाँ पे एब्सेंट होगा। राइबोसोम एब्सेंट हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे राइबोसोम क्या होगा? प्रेजेंट होगा बच्चे लोगों, राइबोसोम प्रेजेंट होगा। क्लियर है क्या? तो ये बेसिक सा बात है कि अगर आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम अटैच्ड है तो उसको कहेंगे हम लोग रफ ER। अगर राइबोसोम एब्सेंट है तो उसको क्या बोल देंगे हम लोग? स्मूथ ER, क्योंकि राइबोसोम नहीं है तो वो एक स्मूथ अपीयरेंस देगा। क्लियर? तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात हुई। अब सुनिए, ये जो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका काम होता है लिपिड का सिंथेसिस करना। लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करेगा ये, लिपिड सिंथेसिस करेगा ये। ठीक है, लिपिड सिंथेसिस करेगा। और ये क्या सिंथेसिस करेगा बच्चे लोगों? प्रोटीन सिंथेसिस करेगा।
ठीक है। और दूसरा यहाँ पे ना ये जो स्मूथ ईआर है ये स्टेरॉयडल हार्मोन को भी सिंथेसाइज करने में हेल्प करेगा। आपका ये कौन सा आपका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो हेल्प करेगा आपके ईआर को बनाने में। क्लियर है क्या? चलिए, तो अब हम लोग अगर फंक्शन देखें, जो अपना टॉपिक है फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसकी बात करूं मैं तो आइए हम लोग इसकी बात करते हैं फंक्शन ऑफ ईआर की। अपने पास जो नेक्स्ट टॉपिक है नाम है फंक्शन ऑफ ईआर। देखिए सबसे पहली बात तो ये हमारे साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड है। तो साइटोप्लाज्म में जब ये फैला हुआ है तो साइटोप्लाज्म में सेल को ना चिपकने नहीं देगा। ये जब सेल को चिपकने नहीं देगा तो फिर ये सेल को क्या देगा? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, सेल मजबूत होगा। फिर उसमें जो कोलैप्सिंग की जो प्रॉपर्टी है वो देखने को नहीं मिलेगी, सेल आपका कोलैप्स नहीं होगा। क्लियर? तो ये बात ध्यान रखेंगे। ये क्या करेगा? ये पहला काम देखें तो सबसे पहला काम ये सेल को स्कैटर्ड करेगा। क्या करेगा? ये मैकेनिकल सपोर्ट देगा, क्योंकि ये अंदर से पूरा स्कैटर्ड है। तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग कि सेल को क्या देगा? ये मैकेनिकल सपोर्ट देगा बच्चे लोगों को, ये सपोर्ट मैकेनिकल सपोर्ट दे देगा ये केमिकल को। दूसरा बात करें तो अब देखिए मैंने बताया कि ये तो आपके पास लिपिड भी बना रहा है और प्रोटीन भी बना रहा है। लिपिड प्रोटीन सिंथेसिस और बहुत सारे हार्मोन्स भी बना रहा है, स्टेरॉयडल हार्मोन्स। तो लिपिड प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा ये। क्लियर? तो ये सब बातों को हम लोगों को रखना है ध्यान, यही सब इसका टॉपिक पॉइंट है। तो कहने का मतलब क्या है कि स्मूथ ईआर और रफ ईआर दोनों को मैंने बताया, ल्यूमिनल के बारे में बताया। चलिए थोड़ा सा मैं एनसीईआरटी से आपको थोड़ा सा रीड आउट करके बताता हूँ कि क्या है इसमें। देखिए ये जो अपना टॉपिक है, टॉपिक का नाम है अपने पास यहाँ पे कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिखा है क्या है वो सुनिए। द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी द यूकैरियोटिक सेल रिवेल द प्रेजेंस ऑफ नेटवर्क ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। क्या है बच्चे लोगों? ये टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ये टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म। ये कहाँ फैला हुआ है? आपके साइटोप्लाज्म में फैला हुआ होता है। दूसरा क्या देखिए, दूसरा है ईआर इज डिवाइडेड इंट्रासेलुलरली स्पेस इनटू द टू डिस्टिंक्ट। कितना डिस्टिंक्ट बच्चे लोगों? टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट। अभी मैंने बात की कि एक तो ल्यूमिनल जो इनसाइड, जैसे ये वाला स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? आपका ल्यूमिनल कहलाएगा, क्योंकि ये अंदर की तरफ है। ठीक है, इनसाइड है तो ल्यूमिनल। और इनसाइड द ईयर एक्स्ट्रा ल्यूमिनल क्या हुआ? मतलब ये वाला जो एरिया है ये क्या कहला देगा आपको? एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कहलाएगा, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कहलाएगा। क्लियर? एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कहलाएगा। चलिए आगे हम देखते हैं और क्या लिखा है एनसीईआरटी में। लिखा है कि द ईआर ऑफन शो द राइबोसोम अटैच टू द देयर आउटर सरफेस द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बियरिंग राइबोसोम ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोला मैंने? पहले ही मैंने बताया कि अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कौन चीज अटैच्ड हो? आपका राइबोसोम अटैच्ड हो तो ये आपको एक रफ अपीयरेंस देगा, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। ठीक है, दूसरी बात RER फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व इन द सेल एक्टिवली इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस। ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। कौन सा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेक्रीशन। दो काम याद रखेंगे, एक तो प्रोटीन सिंथेसिस, दूसरा सेक्रीशन। द आर एक्सटेंसिवली एंड कंटिन्यूअसली विद द आउटर मेम्ब्रेन। द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। मैंने अभी बताया कि स्मूथ का काम क्या होता है? लिपिड का फॉर्मेशन करना और कुछ स्टेरॉयडल हार्मोन का भी सिंथेसिस करने का काम रहता है अपना स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। क्लियर है क्या? तो ये आपका पूरा डिटेल हुआ किसका? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को आपने समझा और देखा क्या होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसकी बात किया मैंने। सॉरी। तो आइए अब एक टॉपिक है उसको हम लोग समझ लेते हैं। टॉपिक का नाम है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपने पास? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, मेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है अभी समझते हैं हम लोग। देखिए एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का मतलब क्या है कि कुछ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, कुछ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं। उनके काम क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट करते हैं, एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन शो करते हैं। जिस भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल का
फंक्शन कोऑर्डिनेट करेगा उसको किस में रखेंगे हम लोग, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में। ठीक है, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में ऐसे ऑर्गेनल को रखा जाएगा जिसके फंक्शंस आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हो, इसको हम लोग एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में रख देंगे। क्लियर, तो ये बात का हम ख्याल रखेंगे कि एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन आता है। सबसे पहले हम बात करेंगे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में ईआर आ जाएगा आपका, उसके बाद गोल्जी बॉडी आ जाएगा, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, और फिर आपके पास वैक्यूल। ये 4 स्ट्रक्चर है जो किसमें इंक्लूड करेंगे हम लोग, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में ईआर इंक्लूड होगा, गोल्जी बॉडी स्टोर होगा, लाइसोसोम और वैक्यूल। ये चारों जो स्ट्रक्चर है ये आपस में इंटर कोऑर्डिनेट करता है, यानी कोऑर्डिनेशन शो करता है, और ये कोऑर्डिनेशन शो करने की वजह से इसको सबको कहाँ रख दिया गया है, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड परऑक्सीसोम, ये आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करते हैं, इसके फंक्शन एक दूसरे से कोऑर्डिनेट नहीं करते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको इन सबको आपस में एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में हम लोग नहीं रखेंगे, क्योंकि इसका जो फंक्शन है वो आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हैं। क्लियर है क्या? तो ये आपको एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में याद रखना है। ये नीट में पूछ देता है, 4 ऑप्शन देगा कि कौन कौन एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल। अगर आप यहाँ देखें गौर से तो ये सब सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। कौन सा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है? सिंगल मेम्ब्रेन। ये भी एक ही मेम्ब्रेन से घिरा होता है, ये भी एक मेम्ब्रेन से, और ये भी एक मेम्ब्रेन से, और ये दूसरा वाला भी एक ही मेम्ब्रेन से घिरा होता है। तो ये बात का हम लोग ख्याल रखेंगे, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। आइए थोड़ा सा एनसीईआरटी देख लेते हैं कि क्या है, एनसीईआरटी क्या कहना चाह रही है इसके बारे में। तो हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी क्या कह रही है इसके बारे में। ये है अपने पास एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, देखिए यहां सुनिए, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम टॉपिक है, while each of the membranous organelle is distinct in the term of its structure and function, may of these the considered together as endomembrane system because their functions, ये इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए कि इनके फंक्शन क्या हो रहे हैं, आपस में कोऑर्डिनेट हो रहे हैं, इसीलिए इसको हमने क्या नाम दिया, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में रखा। क्यों? क्योंकि इसके फंक्शंस आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे थे। क्लियर? अब देखो, दीज एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट में मैंने लिखा था ईआर, उसके बाद गोल्जी कॉम्प्लेक्स, उसके बाद लाइसोसोम एंड वैक्यूल आर द 4 स्ट्रक्चर या ऑर्गेनल विच आर कोऑर्डिनेट थ्रू ईच अदर। तो इसीलिए इसको हम लोग एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में रख दिया। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, परऑक्सीसोम, ये कोऑर्डिनेट नहीं करते, ये कोऑर्डिनेट, नॉट कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है, नॉट कोऑर्डिनेट करते नहीं है, तो इसीलिए इसको हम लोग एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट मानते भी नहीं है। क्लियर? तो यहाँ पे आपका एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम तक ये होता है कंप्लीट। अब आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में गोल्जी बॉडी के बारे में बात करेंगे, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में, कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता क्या है, गोल्जी बॉडी होता क्या है, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आबाद रहिए।